वेलकम टू केमिस्ट्री अनटोल्ड। लेट्स टॉक अबाउट रेजोनेंस। बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका एक पॉसिबल स्ट्रक्चर उसके सारे केमिकल प्रॉपर्टीज एंड उसकी स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ऐसा फिनोमिनन जो कि दिखाता है कि एक मॉलिक्यूल एक से ज्यादा पॉसिबल स्ट्रक्चर में पॉसिबल होता है, उसको बोला जाता है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस को समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट मॉलिक्यूल एक से ज्यादा पॉसिबल स्ट्रक्चर्स में भी प्रेजेंट हो सकता है एंड उसका स्टेबिलिटी इसी पे डिपेंड करता है कि वो कितने ज्यादा पॉसिबल स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट है। हम पढ़ते आते हैं कि एक मॉलिक्यूल जितना ज्यादा स्ट्रक्चर शो करेगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। तो लेट्स स्टडी इन स्ट्रक्चर्स के बारे में इन द फिनोमिनन कॉल्ड एज रेजोनेंस। अब रेजोनेंस को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि ये मेरा हाथ है, ये हाथ टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। नॉर्मली मेरा हाथ इस तरीके से दिखाई देता है, बट जब ये हाथ टू एंड फ्रो मोशन करने लगेगा तो ऐसा लगता है कि ये हाथ ऑलमोस्ट तीनों पोजीशंस पे प्रेजेंट है, इन द मिडल, ऑन द लेफ्ट साइड एज वेल एज ऑन द राइट साइड। तो ये फास्ट मोशन की वजह से मेरा हाथ ऑलमोस्ट हर जगह पे दिखाई दे रहा है। ऐसा ही कुछ होता है रेजोनेंस में, जिसमें कि जो बॉन्ड्स होते हैं वो एक से ज्यादा कार्बन्स पे पॉसिबली दिखाई देते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। दिस इज अ कार्बोकटायन। कार्बोकटायन में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कि यहाँ पर कार्बन का जो ऑर्बिटल है वो एंटायरली खाली है, वेयरएज यहाँ पर दो कार्बन्स के बीच में एक बॉन्ड है। इस बॉन्ड में एक बॉन्ड सिंगल एंड दूसरा पाई, एक सिग्मा और एक दूसरा पाई है। पाई बॉन्ड का मतलब होता है कि पी ऑर्बिटल्स ने लेटरली ओवरलैप किया है। सो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर एरिया में इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड बहुत ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत कम है। तो यहाँ पर देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज और ये पाई बॉन्ड एक दूसरे के साथ ऑल्टरनेशन में प्रेजेंट है, जिसको हम कॉन्जुगेशन बोलते हैं। एंड कॉन्जुगेटेड सिस्टम के बारे में हम ऑलरेडी मेसोमेरिक इफेक्ट के वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जब कभी भी पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड ऑल्टरनेटली प्रेजेंट होते हैं उसको कॉन्जुगेशन बोला जाता है। यहाँ पर जो ये प्लस चार्ज है और जो ये पाई बॉन्ड है ये ऑल्टरनेटली प्रेजेंट है। तो होता ही है कि ये प्लस चार्ज पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने का कोशिश करता है, जिससे कि ये मॉलिक्यूल एक और स्ट्रक्चर शो करता है। इस केस में यहाँ पर जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स थे वो निकल के इस तरफ चले गए, जिससे कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज गायब हो गया। बट यहाँ से इस कार्बन के अगर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स गए हैं तो इस कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो बेसिकली ये दो स्ट्रक्चर एक ही मॉलिक्यूल के हैं, बस जो चार्ज है वो अपने पोजीशन शिफ्ट कर रहा है। इसको बोला जाता है डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज। दिस थिंग इज कॉल्ड एज डीलोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन का मतलब होता है जब कोई चीज एक जगह पे, और डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है जब वो अपनी पोजीशन चेंज करती है। तो रेजोनेंस में जो चार्ज होता है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो डीलोकलाइज होता है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे। अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स को अगर मैं समराइज करूं, लाइक एक साथ दिखाने का कोशिश करूं, तो इसका मतलब जब मैं इस मॉलिक्यूल को देखने का ट्राई करूंगा तो मुझे ये दोनों स्ट्रक्चर एक साथ दिखाई देंगे। तो उस वजह से एक्चुअल में यहाँ पर जो ये डबल बॉन्ड है वो किसी एक कार्बन पे ना दिखते हुए मुझे दोनों कार्बन पे दिखाई देता है, क्योंकि उसका पोजीशन ऑल्टरनेटली शिफ्ट हो रहा है बार बार। तो मैं यहाँ पर ऐसा शो कर सकता हूँ कि यहाँ पर जो ये बॉन्ड था उसको मैंने डॉटेड लाइन से शो कर दिया। दिस मीन्स कि ये बॉन्ड एक पोजीशन पे फिक्स नहीं है, दोनों पोजीशन पे दिखाई देगा। उसके अलावा जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये दोनों टर्मिनल कार्बन्स पे दिखाई देता है। तो मैं यहाँ पर एक डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पर भी एक डेल्टा पॉजिटिव शो कर सकता हूँ, मतलब दोनों कार्बन पे इक्वल पॉजिटिव चार्ज दिखाई देगा। इनको बोला जाता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और ये जो दोनों का मिक्सचर है, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है उनका जो मिक्सचर है उसको बोला जाता है रेजोनेंट हाइब्रिड या रेजोनेटिंग हाइब्रिड। वी नो अबाउट बेंजीन। बेंजीन एक क्वाइट पॉपुलर मॉलिक्यूल है जिसमें ऑल्टरनेटली सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब मैं बोल सकता हूँ सिंगल और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है। सो आइडियली ये एक डबल बॉन्ड और ये एक सिंगल बॉन्ड है। एंड डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों का लेंथ अलग अलग होता है। डबल बॉन्ड का लेंथ थोड़ा कम होता है, वेयर सिंगल बॉन्ड का लेंथ कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। तो एज पर द स्टडी इन दोनों बॉन्ड लेंथ, इन दोनों का बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होना चाहिए था। बट जब हमने इसके बारे में पढ़ा, जिसमें इसको ऑब्जर्व किया, तो हमें समझ में आया कि इन दोनों का बॉन्ड लेंथ सेम है। इसका मतलब ये जो दोनों बॉन्ड है इन दोनों में पार्शियल सिंगल बॉन्ड एंड पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर है। तो इसीलिए ये जो बेंजीन का मॉलिक्यूल होता है वो किसी एक स्ट्रक्चर में नहीं प्रेजेंट होता है, ये एक से ज्यादा स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, जिसको हम कुछ ऐसे शो करते हैं। जिसमें कि पहले जो ये डबल बॉन्ड यहाँ था, जिन पोजीशंस पे था, अब उनसे हटके डबल बॉन्ड दिखाई देगा। मतलब अब ऑलमोस्ट हर जगह पे मुझे एक डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है दोनों स्ट्रक्चर में। तो इसका जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनेगा, हाइब्रिड का मतलब होता है जिसमें सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का
प्रॉपर्टीज हो, उसमें मुझे डबल बॉन्ड ऑलमोस्ट पूरे सब कार्बन्स पे, जितने भी कार्बन्स प्रेजेंट है वहां पर डबल बॉन्ड दिखाई देगा. सो दीज आर माई कैनोनिकल स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड दिस इज माई रेजोनेटिंग हाइब्रिड. अब रेजोनेटिंग हाइब्रिड की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी ये रहती है कि इनकी एनर्जी बहुत कम रहती है एज कंपेयर टू माई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. इनकी एनर्जी बहुत कम रहती है. अभी बहुत कम पढ़ते हैं हम कि बेंजीन का एक और स्ट्रक्चर है जो कि दूसरे एक साइंटिस्ट ने दिया था, उसे हम देवार स्ट्रक्चर बोलते हैं, और हम उसके बारे में ज़्यादा पढ़ते नहीं है बिकॉज उसकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हाई है. तो ये भी बेंजीन के स्ट्रक्चर है, इनको डेवार्स बेंजीन बोला जाता है. इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से ये ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते, बट सर्टन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है. सो इनकी डिटेल्ड नॉलेज हम बाद में लेंगे, बट फिलहाल फॉर जानकारी, फॉर इन्फॉर्मेशन, वी नो दिस इज देवार्स बेंजीन. इसका स्पेलिंग इज DEWARS बेंजीन. एंड ये जो बेंजीन है ये हमारे केक्यूले की बेंजीन है. ये दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम केक्यूले, जो भी बोलना है बोल सकते हो, उसकी बेंजीन का स्ट्रक्चर है ये. वी नो अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड इज द एसिड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. कार्बोक्सिलिक एसिड जब आयनाइज होता है या मैं बोलूँ डिसोशिएट होता है तब वो बनता है कार्बोक्सिलेट आयन. सो दिस इज माई कार्बोक्सिलेट आयन. नाउ आइडियली इस कार्बोक्सिलेट आयन पे एक नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन के ऊपर. अब ये नेगेटिव चार्ज किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर स्टेबल नहीं होता है, तो ये जो मॉलिक्यूल है कार्बोक्सिलेट आयन का, ये कोशिश करता है किसी भी तरीके से इस नेगेटिव चार्ज को जितना हो सके मिनिमाइज कर दे या फिर पूरे मॉलिक्यूल पे घुमा दे. तो इसलिए ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है जिसमें कि ये जो पाई बॉन्ड, जो नेगेटिव चार्ज था, वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर एक पाई बॉन्ड क्रिएट कर लेता है. एंड जो ये पाई बॉन्ड था वो पाई बॉन्ड टूट के वापस से ऑक्सीजन पे चला जाता है बिकॉज ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है. तो यहाँ पर मुझे दिखाई देगा ऑक्सीजन विद अ नेगेटिव चार्ज एंड मुझे यहाँ पर दिखाई देगा एक ऑक्सीजन विद डबल बॉन्ड. अगर ध्यान से देखा जाए तो ये दोनों के दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स काफ़ी सिमिलर हैं. इन दोनों की दिखने में ऑलमोस्ट सेम है, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है. देखो जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सिमिलर दिखेगा उतना ज़्यादा वो स्टेबल होता है. So carboxylate ion is very much stable because of resonance inside its structure. This is one famous example. This is one famous compound 1,3-butadiene. 1,3-butadiene ये काफ़ी काम का केमिकल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. हम इसके बारे में पॉलीमर्स में बहुत पढ़ेंगे. ये जो स्ट्रक्चर है इसमें पाई बॉन्ड और ये दूसरा पाई बॉन्ड, ये दोनों कॉन्जुगेशन में है, दैट इज ऑल्टरनेटली प्रेजेंट है. तो इस कॉन्जुगेशन की वजह से ये पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड को रिपेल करता है, धक्का देता है. तो होता ये है कि जब ये पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड को जब रिपेल करेगा तो यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन्स टूट के आ जाएंगे इस कार्बन के ऊपर एंड ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ डबल बॉन्ड. तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा. जैसे यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज. अब सिंस यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए इस कार्बन पे तो इस कार्बन पे मुझे पॉजिटिव चार्ज दिखाई देगा. सिमिलरली ये चीज़ दूसरे उल्टे तरीके से भी हो सकती है. लाइक ये पाई बॉन्ड था वो इस पाई बॉन्ड को रिपेल कर सकता है जिससे कि ये पाई बॉन्ड आ जाएगा इस कार्बन के ऊपर एंड ये पाई बॉन्ड यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बना देगा. तो इसका स्ट्रक्चर एक और तरीके से पॉसिबल है जिसमें कि डबल बॉन्ड का पोजीशन वैसा ही रहेगा, बस जो चार्ज है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. तो दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ 1,3-butadiene. ये तो उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये तीन बेसिकली उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं. अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो ये डबल बॉन्ड है वो किसी दो कार्बन के, ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पर नहीं बल्कि बीच वाले पोजीशन पे भी आता है. सो आइडियली इसका अगर रेजोनेंस हाइब्रिड में बनाऊँ तो वो रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ ऐसा दिखाई देगा जिसमें कि डबल बॉन्ड ऑलमोस्ट हर जगह पे प्रेजेंट है. ऑलमोस्ट सारे कार्बन्स में आपस में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. सिमिलरली अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड देखा जाए तो उसमें सी और जो ये डबल बॉन्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड, वो ऑलमोस्ट दोनों कार्बन पे है. तो जो ये सेकेंड बॉन्ड है उसको मैं डॉटेड लाइन से शो करता हूँ क्योंकि ये जो बॉन्ड है ये है भी और नहीं भी. एंड दोनों कार्बन पे एक एक बार नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव एंड यहाँ पर भी डेल्टा नेगेटिव. सिमिलरली यहाँ पर भी दोनों पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आ रहा है दोनों कार्बन पे इक्वली. तो मैं वो यहाँ पर नहीं दिखाऊंगा बिकॉज वो इक्वलाइज हो जा रहा है, न्यूट्रलाइज हो जा रहा है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज. सो दिस वाज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ butadiene and this is the resonance hybrid of 1,3-butadiene. रेजोनेंस दो तरीके से हो सकता है.
या तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का देना हो या लेना, उसको मेसोमेरिक इफेक्ट बोला जाता है। जब फंक्शनल ग्रुप इफेक्ट करता है रेजोनेंस को, किसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को, उस पे प्रेजेंट बॉन्ड्स को, तो उसको मेसोमेरिक इफेक्ट बोला जाता है, जो हम मेसोमेरिक इफेक्ट की वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आई विल आस्क अ क्वेश्चन एंड लेट्स होप यू कैन आंसर इट। यू सी दिस इज माय कार्बोकटायन। इस कार्बोकटायन में यहाँ पर इस कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज है, और जब इस पॉजिटिव चार्ज पे मैं एक ब्रोमाइड आयन अटैक करवाता हूँ, सो आइडियली इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा? एक बनेगा CH2CH सिंगल बॉन्ड CH2CH3 विद Br। सो दिस इज माय फर्स्ट प्रोडक्ट। होता यह है कि इसके साथ साथ एक और प्रोडक्ट बनता है, और वो प्रोडक्ट होता है दिस वन। तो दिस इज माय सेकेंड प्रोडक्ट। अब इसमें से कौन सा मेजर प्रोडक्ट है, कौन सा माइनर प्रोडक्ट है, फिलहाल उस पर ध्यान नहीं देते हैं। बस ये दो प्रोडक्ट बने, एंड आइडियली ब्रोमीन इधर आना चाहिए था, बिकॉज यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ब्रोमीन नेगेटिव है, बट ब्रोमीन इस कार्बन के साथ साथ इस कार्बन पे भी दिखाई देता है। द रीजन फॉर दैट इज ये पर्टिकुलर कार्बन रेजोनेंस शो करता है, जिसमें कि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, दैट इज पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज के बीच में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, दैट मीन्स ऑल्टरनेटली वो प्रेजेंट है। तो ये रेजोनेट करके एक और स्ट्रक्चर दिखाता है, जिसमें कि ये जो पाई बॉन्ड था, ये पाई बॉन्ड टूट के इधर आ जाता है इस कार्बन को सेटिस्फाई करने के लिए। तो अब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिससे कि ब्रोमीन इस कार्बन पे भी अटैक करेगा। तो इफ आई सी, यहाँ पर बनेगा CH2 और पाई बॉन्ड उधर चला गया तो सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, जिससे कि अब पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे शो होगा। तो बेसिकली ये मॉलिक्यूल रेजोनेंस दिखाता है, जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ शिफ्ट करता है, तो इसलिए इस कार्बन पे भी ब्रोमीन अटैक करेगा एंड ये प्रोडक्ट भी बनेगा। आई हैव दिस गुएनिडीन का मॉलिक्यूल, इसका नाम थोड़ा सा अजीब है, इसको गुएनिडीन बोलते हैं। ये जो गुएनिडीन का मॉलिक्यूल है, मुझे बताना है कि अगर इसमें H+ अटैक करता है तो कौन सी पोजीशन पे जाके H+ रहेगा, बिकॉज यू सी देयर आर NH2 ग्रुप्स, NH दैट इज अमाइन ग्रुप्स प्रेजेंट है, 3 अमाइन ग्रुप्स प्रेजेंट है, एंड अमाइन इज अ वेरी गुड बेस जो कि H+ को एक्सेप्ट करने का काम करता है। और लोन पेयर्स भी तीनों नाइट्रोजन्स के पास लोन पेयर भी प्रेजेंट है। तो मुझे बस ये बताना है कि कौन सा वो नाइट्रोजन होगा जो कि यहाँ पर H+ को एक्सेप्ट करेगा। सो यू हैव 3 ऑप्शंस, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। होता ये कि ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है ग्वेनिडीन का, ये रेजोनेंस शो करता है, और 2 टाइप के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, जिसमें कि ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड टूट के नाइट्रोजन के पास आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब अगर यहाँ पर पाई बॉन्ड टूटा तो ऑक्सीजन, ये जो कार्बन है, इसका वैलेंसी थोड़ा सा कम हो गया, तो ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर से यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बना लेता है। तो बेसिकली इस नाइट्रोजन का लोन पेयर गया मतलब ये अब H+ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, बिकॉज एज पर द एसिड लिविस का थियरी, जिसके पास लोन पेयर है, इट इज़ अ वेरी गुड बेस, बिकॉज वो लोन पेयर दे के H+ आयन के साथ बॉन्ड बना सकता है। अगर लोन पेयर का अवेलेबिलिटी नहीं है तो इट इज़ नॉट अ गुड बेस। सो देखा जाए तो स्ट्रक्चर में, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में जब ये रेजोनेंस दिखाएगा तो यहाँ पर जो लोन पेयर है वो रिंग के, मतलब बोलूंगा तो मैं, कार्बन के साथ बिजी है एक तरीके से। तो इसका जो सेकंड स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये पाई बॉन्ड अगेन टूटेगा और इस नाइट्रोजन पे चला जाएगा, जिससे कि इस नाइट्रोजन को अपना लोन पेयर वापस मिल जाएगा, एंड अब यहाँ से ये लोन पेयर जाएगा इधर और एक डबल बॉन्ड बनाएगा कार्बन को स्टेबलाइज करने के लिए। इस नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर का अवेलेबिलिटी कम है, हेंस नाइट्रोजन जो हाइड्रोजन है दैट इज H+ आयन, वो इस नाइट्रोजन पे भी नहीं आएगा। तो बचा सिर्फ एक ही नाइट्रोजन जिसपे की अवेलेबिलिटी होगी लोन पेयर की, एज वेल एज एक नेगेटिव चार्ज की, जिससे कि नाइट्रोजन उसके ऊपर अटैक, H+ उसके ऊपर अटैक कर सकता है। तो वो है मेरा नाइट्रोजन नंबर 1। सो अगर H+ आएगा तो वो अटैक करेगा ऑन दिस पर्टिकुलर नाइट्रोजन। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है फिनॉल के। फिनॉल मतलब OH दैट इज अल्कोहलिक ग्रुप ऑन बेंजीन। जब भी अल्कोहलिक ग्रुप बेंजीन पे प्रेजेंट होता है तब वो कुछ ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाता है, जो कि हम ऑलरेडी मेसोमेरिक इफेक्ट के वीडियो में देख चुके हैं कि ये कैसे बनता है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नाउ द क्वेश्चन इज, इन तीनों का मुझे स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है कि कौन सा मॉलिक्यूल कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है एंड कौन सा कम। नाउ लुकिंग एट द स्ट्रक्चर्स वी कैन ऑलरेडी सी
इन 3 स्ट्रक्चर में 2 स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन है। तो बेसिकली ये 2 स्ट्रक्चर्स तो ऑब्वियसली थोड़े से कम स्टेबल होंगे एज कम्पेयर टू दिस वन। सो लेट्स गिव देम नंबर, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होगा वो 1 होगा, करेक्ट। 1 इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर बिकॉज इसमें बेंजीन भी अपने प्रॉपर शेप में है, OH भी अपने प्रॉपर शेप में, वेयर यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा चेंजेस आ गया बिकॉज ऑफ द लोन पेयर डोनेशन इनसाइड द बेंजीन रिंग। नाउ इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा? नाउ ऑलवेज रिमेंबर, जो रेजोनेंस होता है वो सबसे कम स्टेबल होता है जब चार्जेस का सेपरेशन होता है। देखो रेजोनेंस में बेसिकली चार्जेस का डीलोकलाइजेशन होता है, दैट इज चार्जेस एक चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चला गया। लेकिन जब चार्ज सेपरेट होता है तो उस केस में रेजोनेंस थोड़ा सा वीक हो जाता है, दैट इज लेस स्टेबल हो जाता है। और चार्ज जितना ज्यादा सेपरेट होगा रेजोनेंस उतना ज्यादा कमजोर पड़ेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज्यादा अनस्टेबल होगा। सो इफ आई सी इन दोनों स्ट्रक्चर में, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में चार्जेस का सेपरेशन सबसे ज्यादा है, तो ये स्ट्रक्चर सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। एंड यहाँ पर चार्ज का जो सेपरेशन है वो थोड़ा सा कम है, तो ये स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होगा। तो ऑर्डर कुछ ऐसा होगा कि 1 इज मोर स्टेबल देन 2 एंड 2 इज मोर स्टेबल देन 3। सो दिस इज द stability order of particular compound. I hope resonance के इतने examples are clear. I hope basic idea of resonance is clear. We took certain examples, कुछ complicated example और advanced example भी थे, and कुछ concept जो हमारे clear हुए, जो कि हम बाकी जगह पे हम नहीं पढ़ पाते। I hope this helps. Thank you very much.